साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हम सीयूईटी, पीएचडी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं, उसी के क्रम में अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो आपका जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने अभी बॉटनी के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने से पहले मैंने आपको एक डिस्क्लेमर दिया, उसी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मैं आपका कोर जूलॉजी के क्वेश्चंस को मैं नहीं डील करने वाला हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके जेन्युइन यानी कि आपके जिस चीज़ों को मैं डील करता हूँ, यानी कि आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, बायोकेमिस्ट्री और टूल्स एंड टेक्निक और जो आपके बेसिक फिनोमेना से क्वेश्चंस गुजरते हैं, उसी को मैं यहाँ पे आपका डिस्कस करूँगा, ठीक है? जिसको मैंने ज़्यादातर मैं अपने लेक्चर्स में कवर करता हूँ। तो कोर जूलॉजी वो मेरा बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं उस पे कोई भी कमेंट नहीं करूँगा। बाकी क्वेश्चन पेपर डिसेंट था, करने वाला था, तो कुछ क्वेश्चंस मुझे बहुत अच्छे लगे जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आप इसको बहुत ही सावधानी के साथ और अच्छे से वीडियो को देखिएगा और अपनी कॉपी में जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा, उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर है, जो कि आपका 17 अक्टूबर को कंडक्ट किया गया है। पहला ही क्वेश्चन जो कि हमारा पढ़ाया हुआ है और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि व्हिच टेक्निक इज नोन टू यूज रेडियो आइसोटोप ड्यूरिंग इट प्रोसेसिंग। किस टेक्निक में आप रेडियो आइसोटोप का यूज करते हैं? तो ये आपका रिया होता है, जिसको हम रेडियो इम्यूनो एसे बोलते हैं। थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉटिंग ऑलरेडी आपको मैंने बहुत बार बता दिया है, प्रोटीन एक्सप्रेशन के लिए हो गया, और एलाइजा में भी आपके बारे में पूरा लेक्चर जो है वो आपका अवेलेबल है, जो कि आपके एंटीजन एंटीबॉडी के अट्रैक्शन के इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित है। तो ये मोटी-मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है कि मॉडर्न ब्लड ग्लूकोज लेवल डिटेक्शन गैजेट यूज किस बेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं फॉर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव परफॉर्मेंस। हालांकि हो सकता है चीजें आपको पता हो या ना पता हो, बट फिर भी आप ऑप्शंस देख के आप बहुत ही आसानी के साथ आप इसको ट्रैक कर सकते थे कि कोई इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई यहाँ पे एक बायो सेंसर लगा होगा। बाकी बायो रेमिडिएशन का इससे लेना देना ही नहीं है। आरबीसी और ब्लड प्लाज्मा ये आपकी ओल्ड मेथड है, तो अगर आप कोई नए तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो आप बायो सेंसर यूज करते हैं, राइट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही बढ़िया है जो कि आपका करने वाला था, इन द एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग अंडर नॉर्मल साइक्लिक बायोलॉजिकल इवेंट। तो ये आपको 5-4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले बेटा होता क्या है, अगर मैं बात करता हूँ, जब आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के केस में ये कहानी होती है कि अगर आपका फर्टिलाइजेशन आपका फर्टिलाइजेशन अगर आपका नहीं होता है, तो उस समय क्या होता है कि आपका कॉर्पस, ये आपका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कार्पस लूटियम बोलते हैं। अगर ये फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये आपका फर्टिलाइज हो जाता है, तो ये आपका कंटिन्यूअसली बना रहता है, जो कि आपके प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और प्रोजेस्टेरॉन को हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो ये 3-4 बातें आप याद रखिएगा, ठीक है? और अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कॉर्पस लूटियम जो होता है, ये आपके कॉर्पस एल्बिकन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस ये कहानी होती है, ठीक है? अब इसी से ही आपको पूरी कहानी बतानी थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो कॉपर्स लूटियम जो होगा, वो आपका क्या कर जाएगा बेटा? डीजनरेट कर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे याद रखिएगा, एब्सेंस ऑफ द फर्टिलाइजेशन आपसे पूछ रहा है, तो यानी कि कॉर्पस लूटियम आपका डीजनरेट हो जाएगा। जब आपका कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होगा, तो आपका एंडोमेट्रियम भी जो होती है, वो आपकी टूटने लगती है। और जब आपका, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ा होगा, तो जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, जो आपकी ईच मंथ्स में होती है, उसमें अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी लेयर जो होती है वो रिलीज होती है, तो उसमें जो आपकी एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, वही जो होती है वो बार-बार बनती है और टूटती है, क्योंकि जो आपका, जब आप फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो एग स्पर्म का जो जाइगोट बनता है, वो एंडोमेट्रियम पर ही आके अपना पूरा डेवलपमेंट करता है। तो आप इसको पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जाएँगे, तो वहाँ पे बहुत ही शानदार कहानी होती है। तो ये आपका जो कहानी होगा वो भी आपका सही होगा। इसके बाद अगर हम मोटे तौर पर आते हैं, साइकिल जो होगा, अगर आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, साइकिल एंड्स हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद रिकमेंस होगा, यानी कि वो दोबारा जो होगा वो आपका एक्टिव होगा। तो ये भी बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। इसके बाद द सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन अकर्स एंड रिगार्डेड एज ए मेनोपॉज। तो ये भी आप यहाँ से आइडिया लगा सकते थे। सबसे अच्छा ऑप्शन मैं कहूंगा कि यही रखा हुआ है आपको पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर आपका एक बार एग से फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो क्या आपका मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा और आप मेनोपॉज हो जाएगा। मेनोपॉज आपको पता ही होगा, जब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है एट द एज ऑफ द 45 के बाद, फीमेल्स में जब होता है, तब उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, ठीक है? तो ये स्टोरी यहाँ पे गलत हो जाएगी, तो यानी कि ई जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो यानी कि ई जहाँ-जहाँ रखा है वहाँ-वहाँ हटा दो, तो तीसरा ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट हो जाएगा। बाकी द प्रोडक्शन ऑफ द सेक्स स्टेरॉइड्स जो होते हैं, वो भी आपके कम हो जाएँगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकते थे।
बाकी एक और क्वेश्चन जो कि आपका इन्फॉर्मेटिव बेस्ड है, कैंसर बायोलॉजी में टीएनबीसी का क्या मतलब होता है? तो ये आजकल बहुत ज़्यादा, अगर आप कैंसर बायोलॉजी में अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या कभी भी आप इसके बारे में एक्टिव रहेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर इसका मतलब होता है। बहुत सारी लैब्स जो होती हैं वो इस पे कार्य कर रही हैं। तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही आपका हॉट टॉपिक है, जहाँ पे रिसर्च आपके कंडक्ट हो रहे हैं कैंसर में। इसके बाद फिर हमारा बायोकेमिस्ट्री आपका हर जगह यूनिवर्सल ऑलराउंडर है, जो आपको हर जगह आपको मिलेगा। अब आपको अमाइनो एसिड्स को उनके कैरेक्टर के क्लास के आधार पे यहाँ पे आपको लगाना था। तो जैसे कि आपका एसिडिक जो है वो आपका ग्लूटामिक एसिड हो जाएगा। बेसिक आपका कौन-सा हो जाएगा, अगर मैं बात करता हूँ तो आपका लाइसिन हो जाएगा। डी का 4 आपका एक ही ऑप्शन में रखा है, कहानी आपकी बन गई, बाकी और मिला लेना, ठीक है? ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आईसीएमआर के टाइम पे मैंने आपको बताया है कि स्पर्म के हेड में डीएनए जो होता है वो टाइटली कंडेंस होता है, और एक हिस्टोन की जगह वहाँ पे एक स्मॉल बेसिक प्रोटीन होती है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मली क्या होता है, जब आप डीएनए और हिस्टोन, मतलब डीएनए को जब रैप करना होता है तो वो हिस्टोन तरीके की एक बेसिक प्रोटीन आके बाइंड करती है, जो आपका नॉर्मल केस में होता है। लेकिन स्पर्म में क्या होता है, अगर मैं स्पर्म की बात करूँ या अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूँ, तो अगर मैं बैक्टीरिया की बात करता हूँ, तो वहाँ पे आपकी हिस्टोन नहीं होती है, वहाँ पे आपकी पॉलीअमाइन्स होती हैं। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, वहाँ पे आपका पॉलीअमाइन्स होता है। और जब भी हम स्पर्म की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक सब बेसिक ही रहेंगी, बट बैक्टीरिया या ई कोलाई में आपका या प्रोकैरियोट्स में आपका पॉलीअमाइन हो जाएगा। स्पर्म में आपका एक स्पेसिफिक हो जाता है, जिसको हम प्रोटामाइन्स बोलते हैं। बस यहाँ पे रखा था, और जाके मेरा आईसीएमआर के वीडियो देख लेना, वहाँ पे मैंने आपको बताया है। तो प्रोटामाइन जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी अगली बार के लिए याद रख लेना, पॉलीअमाइन्स भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपके बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स के लिए कहानी बनती है। बाकी एक क्वेश्चन जो कि आपका इकोलॉजी वगैरह कह लो या इवोल्यूशन कह लो, वहाँ से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बनेगा, occurs when an individual cause an increase in the fitness of another individual of the same species, कॉस्ट वाली जो स्टोरी आती थी, ठीक है? तो ये जो होता है आपका एल्ट्रुइज्म जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, सैंगर मेथड भी मैंने अपने चैनल पे कवर कर रखा है। सीधा क्वेश्चन वहाँ से आपको डिराइव किया गया है, और कह रहा है कि आपका, अगर मैं इसका, सॉरी 1 सेकंड, अगर मैं इसमें बात करता हूँ सैंगर मेथड के रिगार्डिंग, क्या पूछ रहा है कि सैंगर मेथड जो है वो डीएनए सीक्वेंसिंग का मेथड है, ये कैसा मेथड है, और बल्कि मैक्सम गिलबर्ट कैसा है? तो इसके बारे में भी हमने यहाँ पे चर्चा की हुई थी, जो कि आपके ऑलरेडी इसका वीडियो अवेलेबल है, कि आपके 2 तरीके के सीक्वेंसिंग, 2 क्या, अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एक और भी आ गया है, जिसको हम पायरो सीक्वेंसिंग भी बोलते हैं। ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसको पढ़ लेना, एग्ज़ाम में डीबीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बाकी 2 तो मैंने पढ़ा के ही रखा है, जिसमें आपका एंजाइमेटिक मेथड जो होता है, ये आपका सैंगर मेथड होता है, जिसको हम डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड चैन टर्मिनेशन मेथड भी बोलते हैं। जिसके 3 नाम होते हैं, एंजाइमेटिक मेथड कह लो, सैंगर मेथड कह लो। सैंगर साहब को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, ये भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कुछ ही साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं, जिनको कई बार नोबेल प्राइज़ मिला है, उसमें से एक आपके सैंगर आते हैं। अपनी कॉपी में नोट डाउन करना कि किन 2 बातों के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और कहाँ-कहाँ इनका नाम आप पढ़ते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका केमिकल डिग्रेडेशन मेथड है, जिसको मैक्सम और गिलबर्ट ने किया था, ठीक है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपकी कहानी बन जाएगी मैक्सम एंड गिलबर्ट वाली। यहाँ पे स्टोरी जो होती है वो आपका कौन-सा मेथड है, केमिकल डिग्रेडेशन है, और सेंगर वाली जो कहानी है वो आपका एंजाइमेटिक मेथड है। तो इसको भी भैया याद रखिएगा। बाकी दूसरे लहजे में हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछेगा कि चैन टर्मिनेशन मेथड भी हम इसको बोलते हैं, या डाइडिऑक्सीन्यूक्लियोटाइड मेथड बोलते हैं। बाकी डीबीटी के टाइम में एक सीक्वेंसिंग का वीडियो मेरा पड़ा है, जाके देख लेना, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया पूछा गया है, क्रोमोसोमल नंबर इन द टेट्रासोमिक एनीप्लॉइडी कैन बी डोनेटेड एज। आपसे एनीप्लॉइडी कंडीशन पूछा है, और आपसे टेट्रासोमिक में क्या होता है, तो टेट्रासोमिक में मैंने यहाँ पे 4 मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है, ट्राइसोमी आप बहुत पढ़ते हैं, जो कि आपका 2n+1 होता है। इसका जो आपका एग्जाम्पल होता है वो आपका डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। नलीसोमी भी मैंने आपको बता रखा है, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में आपको किसी ना किसी एग्जाम में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये आपका एक डिफरेंट तरीके का होता है, जहाँ पे लॉस हो जाता है क्रोमोसोम के पेयर में। तो यानी कि 2n-2 कंडीशन आपकी नलीसोमी में होती है। मोनोसोमी जो होता है वो 2n-1 होता है, और इसका एग्जाम्पल जो आपका बनता है वो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है। याद रहेगा, इतनी चीजें तो आप पढ़ते ही हैं। टेट्रासोमी कंडीशन जो आती है, अगर इसकी मैं बात करता हूं, तो ये आपका 2n+2 कंडीशन है, एक ही ऑप्शन में रखा है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी इसका एग्जाम्पल आपके सुपर फीमेल होते हैं। बाकी यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेनेशन आपका लगा हुआ है, मन करेगा स्क्रीनशॉट लेके एक बार पढ़ लेना, बहुत अच्छे से सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी, ठीक है?
तो ये कहानी आपकी हो जाती है। अब इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, आगे की तरफ अगर मैं बढ़ता हूँ, ड्यूरिंग द लार्वल लाइफ द जुवेनाइल हार्मोन एक सिक्रीट करता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लार्वल कंडीशन के लिए। तो इसमें आपका जब भी आप इस इंसेक्ट्स में आप मेटामॉर्फोसिस वगैरह पढ़ते हैं या जुवेनाइल हार्मोन का जिक्र आता है, तो जूलॉजी बैकग्राउंड के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूंगा। कार्पस एलाटम एक आपका स्ट्रक्चर होता है, आपका एक सिक्रीट करने वाला एक आपका, हाँ, मतलब कंट कह सकते हो कि ऑर्गन कह लो या जो भी कहना है कह लो, तो कॉर्पस एलाटम जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इम्यूनोलॉजी आपकी कहीं नहीं बचेगी, यहाँ पे आपसे सारे इम्यूनोलॉजी के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा किया हुआ है, तो लगाते चले जाओ। इसमें आईजीई मास्ट सेल्स पे लगा दीजिए जहां से वेरियस आपके फैक्टर्स रिलीज होंगे। एलर्जिक रिस्पॉन्स करता है। आईजीए जो होता है वो आपके सिक्रीटरी एंटीबॉडी में होता है, माँ के दूध में होता है अगर आपसे मैं कहूंगा, ठीक है। तो आईजीए जो जितने भी आपके सिक्रीटरी होते हैं, तो ए का थर्ड देख लो, एक ही ऑप्शन में रखा है, बी का फर्स्ट यहाँ रखा है। सी आईजीजी जो होता है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये आपका मेन इम्यूनोग्लोबिन होता है ब्लड स्ट्रीम में, लेट इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। और आईजीडी जो होता है ये आपके सरफेस ऑफ द बी लिम्फोसाइट पर बहुत ही ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, तो याद रखिएगा। बाकी इनके परसेंटेज में भी मैंने आपको बता रखा है, सबसे ज्यादा आपका जी होता है, फिर ए होता है, फिर एम होता है, फिर डी होता है, ई होता है। तो इसको आप गम दे से याद कर सकते हैं। जी जो होता है वो आपका 70% या 75% के मात्रा में आपकी बॉडी में पाया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई, बाकी और भी इनके बारे में आप क्या क्या जानते हैं अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन में भी बच्चों ने बहुत गलत किया है। नंबर ऑफ द अमाइनो एसिड फाउंड इन द नेचर आर अप्रॉक्सिमेटली। यहाँ पे बस आपको एक वर्ड यहाँ पे पकड़ना था, आपकी बॉडी में नहीं पूछ रहा है, ह्यूमंस पे नहीं पूछ रहा है, बैक्टीरिया में नहीं पूछ रहा है, नेचर में पूछ रहा है भैया। केमिस्ट्री में तो आपके बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो अमाइनो एसिड तो आपकी क्लास है, वो तो हम केवल 20-22 अमाइनो एसिड तो केवल हम ऐसे अपने नॉर्मल केस के जो हमारी बॉडी में होते हैं उनके लिए पढ़ते हैं। बाकी कितने सारे अमाइनो एसिड जो होते हैं जिनको हम नॉन प्रोटीन अमाइनो एसिड कहते हैं, याद आया? जब आप यूरिया साइकिल भी पढ़ते हो तो वहां पर भी जोड़ लो, तो भी आपके 2-3 अमाइनो एसिड जो आपके सिट्रोलिन होते हैं, ठीक है, याद आया, सिट्रोलिन होता है, एक दो और होते हैं, वो भी आपके अमाइनो एसिड कैटेगरी में ही आते हैं। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 25 नहीं है, नॉर्मल बच्चों ने क्या किया है, 25 आंसर मार दिया है। 25 नहीं होगा, ये ग्रेटर देन 300 है, मतलब 500। अगर अगर आप इसका गूगल पे सर्च करेंगे तो जो आपका एग्जैक्ट डेटा आपको मिलेगा वो आपको 500 अमाइनो एसिड्स का मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा, और जल्दबाजी में बच्चों ने गलत किया है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा, अगली बार अपनी कॉपी में अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी रेस्पिरेशन का जब हमने मेगा रिवीजन किया उस समय मैंने आपको बताया बहुत सारे सीएसआईआर के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि न्यू बॉर्न इन्फेंट्स या हाइबरनेटिंग एनिमल्स में टाइम ऑफ द एरोसल द हीट प्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसके लिए ब्राउन एडिपोज टिश्यू होती है। बाकी मैंने आपको बताया था बी से ब्राउन एडिपोज टिश्यू और बी से बच्चा कर लेना, तो यानी कि बच्चों में जो होता है, यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है आपका, ये वाली स्टोरी ब्राउन एडिपोज टिश्यू आपकी पाई जाती है, ठीक है। बाकी इसमें क्यों होता है, कैसे होता है, वो हमने ऑलरेडी आपके सीएसआईआर के पीवाईक्यूज में चर्चा किया हुआ है। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि थोड़ा-सा यहाँ पे शायद ये कम विजिबल है, इसको मैं थोड़ा-सा सही कर देता हूँ। यस, तो एक जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपसे जो यहाँ पे पूछा गया है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। चिदाक-हिगासी सिंड्रोम के बारे में पूछा है कि ये क्या है? तो हालाँकि मैं इसके बारे में नहीं कहूँगा कि मैंने इसको पढ़ाया है, बट ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इम्यूनोलॉजी जब आप पाथफाइंडर की बुक उठाओगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये जो सिंड्रोम होता है ये नेचुरल किलर सेल्स के में प्रॉब्लम आती है, उसके रिगार्डिंग भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स दिया होगा पाथफाइंडर में। ठीक है? और अगर आप इसके डिटेल में जाते हैं तो ये मैंने क्यूबे का एक्सप्लेनेशन लगा दिया है, तो इसी साथ हम इसको कवर कर लेते हैं। तो ये आपका एक रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है जो कि एग्जांपल ऑफ लाइसोसोम स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट डिसऑर्डर, यानी कि इसमें लाइसोसोम से रिलेटेड जो है उसमें दिक्कत आती है। तो यानी कि जो इसका राइट आंसर बनेगा उसमें लैक ऑफ द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम विथ लाइसोसोम, ये आपका प्राइमरी कारण होता है, ठीक है? तो ये जो होता है जो कि आपका जो कि आपका यहाँ पे देख लीजिए, पहला जो बनेगा कि लैक ऑफ द फ्यूजन ऑफ फैगोसोम विथ लाइफोसोम, जिसको हम चिदाक-हिगासी सिंड्रोम बोलते हैं, व्हिच इज अ प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी आप इसको बोलेंगे। तो ये जो होगा ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो और भी बातें ध्यान रखने वाली है, कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप इसमें होता रहता है, डिफेक्ट इन द ब्लड क्लॉटिंग में होता है, पिगमेंटेशन में कमी आ जाती है और न्यूरोलॉजिकल फंक्शन भी कम होती है। इम्यूनो डिफिशियंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें आपका हॉलमार्क होता है इंक्लूड न्यूट्रोपीनिया, डिप्रेस्ड नंबर ऑफ द न्यूट्रोफिल्स, यानी कि बहुत न्यूट्रोफिल्स कम हो जाते हैं, ये आपका दिया हुआ है एक ऑप्शन में, लेकिन ये इसका सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशियंसी में नहीं आता, ये आपके प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी में आता है।
तो इसलिए आपका न्यूट्रोपीनिया वाली कंडीशन नहीं होगी, ठीक है? डिप्रेस्ड नंबर ऑफ द न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और एज़ वेल एज़ इम्पेयरमेंट इन द टी सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स एंड ग्रैनुलोसाइट। नेचुरल किलर सेल्स से बेसिकली इसका ज़्यादा लेना-देना है। इसके बाद इसमें बहुत सारे इसमें फैक्टर्स आते हैं। अगर आप इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो द अंडरलाइनिंग कॉज़ हैज़ बीन मैप्ड बाय म्यूटेशन इन द लाइसोसोम ट्रैफिक रेगुलेटर जीन एक होता है, इसमें प्रॉब्लम आता है। जिससे इम्पोर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन इनटू द लाइसोसोम और बहुत सारे कंट्रोल फंक्शन को ये करता है, ठीक है? इसके बाद ये आप देख सकते हैं, बाकी इस पूरे एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, अभी बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर आपका निकल कर आएगा उसमें फ्यूजन ऑफ द फेगोसोम विथ लाइसोसोम नहीं होता है और ये आपका एक तरीके का प्राइमरी इम्यूनो डिफिशियंसी कंडीशन में आप इसको रखेंगे। समझ रहे हैं? समझ में आ रही है? अब अगर मैं इसके और और कहानी पे अगर मैं चलता हूँ, आपका केमिकल्स के बारे में दिया गया है, हार्मोन्स है, उनके नेचर के बारे में पूछा है। तो स्टेरॉइड आपको पता है, स्टेरॉइड आपका कौन-सा होता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन आपका स्टेरॉइड हार्मोन हो गया। प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड आपका इंसुलिन हो गया। तो बी का फर्स्ट लगा दीजिए, एक ही ऑप्शन में रखा है। ए जो होगा वो आपका टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा मेरे हिसाब से, ए का सेकंड हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ द टायरोसिन के तो थायरॉक्सिन जो होता है वो टायरोसिन का डेरिवेटिव होता है और एपिनेफ्रिन भी होता है। बाकी इसके अलावा और कौन-सा टायरोसिन का डेरिवेटिव होता है वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। तो ये आपकी कहानी बन गई। इसके बाद एक और क्वेश्चन, कॉर्पस लुटियम अभी आपको बताया प्रोजेस्टेरॉन से मिला देना है, ए का सेकंड, एक ऑप्शन में यहाँ रखा है। हार्ट से भी आपकी हार्मोन रिलीज होती है जिसको हम एएनएफ बोलते हैं या एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड इसको आप बोल दीजिए। इसके अलावा पीनियल ग्लैंड से आपका मेलाटोनिन सिक्रीट होता है, सी का फोर्थ लगाना था, यहाँ पे आपको रखा मिल जाएगा और बी का फर्स्ट होगा। बाकी डी का थर्ड ऑप्शन, थाइमस से आपको थाइमोप्रोटीन आपको लगा देना है, कोई दिक्कत नहीं। कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस हमने पढ़ा है, वहां से क्वेश्चन पूछा है मेम्ब्रेन स्टेरॉल इन द एनिमल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? इसके बाद जब ब्लड प्रेशर आपका कम होता है तो आपकी स्पेसिफिक जेजीए सेल्स होती है जो रिलीज होती है, जेजीए सेल्स सिक्रीट करती है रेनिन, याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? रेनिन जो होता है ये आपका हार्मोन है और एक आपका डबल एन होता है, ये भी याद रखिए एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपका रेनिन जो ये वाला होता है, ये आपका मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन होता है जो कि आपके बच्चों में पाया जाता है, ठीक है? याद रखिएगा ये आपको क्लासिफिकेशन में आपको मिल जाएगा, तो कभी गलत नहीं करना है। रेनिन जो है वो आपका हार्मोन है जो कि आपका एक्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन पे कार्य करता है और कन्वर्ट कर देता है इसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है। तो थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी करेक्ट है क्या आपके डीएनए पॉलीमरेज ई कोलाई में बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो डीएनए पॉलीमरेज जो आपका पहला वाला डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है उसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है और 5 टू 3 जो होती है वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। इससे क्या करता है वो प्रूफ रीडिंग करता है और इससे क्या करता है वो प्राइमर को हटाने का काम करता है और बाकी इसके अलावा पॉलीमरेज फर्स्ट जो होगा उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी तो होगी ही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये भी ऑप्शन आपने कर लिया। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया है कि द हार्मोन ऑफ लोअर मॉलिक्यूलर वेट डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड जो कि आपके टायरोसिन या ट्रिप्टोफैन है, जिनको हम क्या बोलते हैं? तो इनको हम क्या बोलते हैं? बायोजेनिक अमाइन्स बोला जाता है। तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से हार्मोन के चैप्टर में मिल जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन जो कि ये क्वेश्चन मैं स्टार दूँगा। बढ़िया क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे डिराइव किया है कि सेल बायोलॉजी है, ओनियन रूट टिप है, इसको आपको स्टडी करना है इंक्लूडिंग आफ्टर ट्रीटमेंट विद सर्टेन केमिकल से आपने ट्रीटमेंट दिया है, तो आप इसमें क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है जो आपकी ओनियन रूट टिप होती है, ये आपके माइटोसिस को स्टडी करने के लिए किया जाता है। तो पहली बात तो आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस कर सकते हैं, मियोसिस नहीं कर सकते। तो मियोसिस जहाँ-जहाँ है वो आप काट दीजिए और इसके अलावा अगर आपने किसी चीज़ का ट्रीटमेंट दिया है, तो अगर आप एक केमिकल की अगर मैं बात करता हूँ, सर्टेन केमिकल उन्होंने बोला है, तो एक आपका कॉलचिनिन जो होता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका पॉलीपोलाइडी क्रॉस करता है। तो यानी कि अगर आपने कॉलचिनिन दिया है, तो आप पॉलीपोलाइडी देख सकते हैं। तो यानी कि ए और सी जो होगा, वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन भी मेरा पढ़ाया हुआ बहुत बढ़िया जो कि आपके जेनेटिक्स में अभी हमने इसको कवर किया था कि जीन दैट वुड बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन एंड नेवर अपीयर टू द फीमेल में जो नहीं जाते हैं। तो ये आपके बेसिकली वाई लिंक्ड जीन होते हैं जिनको हम और प्यार से क्या बोल सकते हैं? टेक्निकली हम इनको होलैंड्रिक जीन्स बोलते हैं। तो ये आपका टेक्निकल नेम होता है जो केवल मेल से मेल में ट्रांसफर होते हैं तो हम इनको क्या कहेंगे? होलैंड्रिक कहेंगे। इसके बाद ग्लाइकोलिसिस से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे एग्जाम्स के सॉरी एग्जाम्पल रिएक्शन के एग्जाम्पल से आपको मिलवाया है। तो अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के लिए, ठीक है?
इससे आपको मिलाना है और फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से अगर आपको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाना है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो चूंकि यहाँ पे 2 फॉस्फेट है और 1 फॉस्फेट यहाँ बचा है, अगर आप यहाँ से भी कंपेयर करें तो यानी कि 1 फॉस्फेट यहाँ पे रिलीज हुआ है, तो यानी कि बाइफॉस्फेटेज बाइफॉस्फेट को हटाना है तो कौन सा एग्जाम लगा कौन सा एंजाइम काम करेगा, फॉस्फेटेज होगा। ठीक है, तो यानी कि इस स्टेप में क्या हुआ था, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट था, अब इसको तुमने फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि एक पोजीशन से आपने फॉस्फेट हटा दिया, तो यानी कि आपने फॉस्फेटेज का यूज किया है, तो डी का फोर्थ लगा दो, इस ऑप्शन में रखा है। फिर थोड़ा-सा आगे बढ़ जाओ और देख लो यहाँ पे क्या-क्या आपका मिलेगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट है, तो ये आपका क्या कहानी बन जाएगा, यहाँ पे एक फॉस्फेट आपका और लगा है, तो आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होगा। ठीक है, सी का फर्स्ट, हाँ, सी का फर्स्ट यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, बाकी और रिमेनिंग ऑप्शंस को देख लेना, तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी ग्लाइकोलिसिस का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल आसानी के साथ आप इसको देख लीजिएगा। बाकी पीटीएच के बारे में भी हमने बहुत चर्चा किया है, अभी रिसेंट में ही हमने पैराथायराइड हार्मोन को समझाया है और बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा कि रिलीज ऑफ द पैराथ हार्मोन फ्रॉम द पीटीएच ग्लैंड क्या रिजल्ट इंक्रीज होगा। तो जब भी एक्चुअली मैंने आपको अभी रिसेंट में बताया था कि जब भी आपके ब्लड में, समझ लो भाई, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो पीटीएच हार्मोन जो होगा वो आपका एक्टिव हो जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा, कैल्शियम की भरपाई करनी है। कैल्शियम तुमको कहाँ मिलेगा, कैल्शियम मुझे बोन में मिलेगा। बोन में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का रिजर्वायर होता है, ये आप कह सकते हो। तो पीटीएच क्या करता है, बोन पर अपना कार्य करेगा, बोन से क्या करेगा, कैल्शियम को मोबिलाइज कराएगा, कैल्शियम को निकालेगा बोन से। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं कहता हूं तो ये रिलीज फ्रॉम द कैल्शियम फ्रॉम द बोन करेगा और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे यहाँ पे निकालना था। तो यानी कि डी मेरे सभी ऑप्शन में होना चाहिए और इन्होंने यहाँ पे रखा है। अगर इसी के वाइस वर्सा करें तो ये आपका जब रिलीज करा रहा है तो एकुमुलेट तो नहीं कराएगा बेटा, तो एकुमुलेशन ऑफ कैल्शियम इन द मसल्स ये आपका गलत हो जाएगा। ए यहाँ रखा है, ए यहाँ रखा है, ए यहाँ रखा है, सी डी ई जो होगा वो आपका ऑप्शन बन जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग भी हमने चर्चा किया हुआ है, तो आप जाके देख लीजिएगा पीटीएच, कैल्शियम, विटामिन डी किस तरीके से आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। तो आप आईसीएमआर के टाइम पे मैंने आपको थायराइड, पैराथायराइड पढ़ाया था, तो उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाना और आपको इसको और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। बाकी किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया है। इसके बाद एक्टिवेशन ऑफ द अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, तो ये आप जब मेरे साथ आपने ट्रांसलेशन पढ़ा होगा वहां पे आपको मिल जाएगा, अमाइनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस। ठीक है, ये स्टोरी वहां पे मतलब बेसिकली ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, ये पर्टिकुलर एंजाइम होता है। बाकी रिलीज फैक्टर तो आपके लास्ट में आएंगे। पॉलीसोम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको अपनी कॉपी में लिखिएगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, पॉलीसोम जो होते हैं जब आपके बहुत सारे राइबोसोम किसी एमआरएनए पे लग जाते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। तो वो आप याद रखिएगा, पॉलीसोम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्री डी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को हम कैसे देख सकते हैं, तो थ्री डी स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो सिंपल से आपको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करना होगा, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बाकी वेस्टर्न आपको पता है प्रोटीन का एक्सप्रेशन, नॉर्थन जो होता है वो आपके आरएनए के लिए करते हैं, और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी से आप क्या प्रोटीन का स्ट्रक्चर देख लेंगे। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और क्वेश्चन जो कि आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस से पूछा गया है और ग्लाइकोजिनोलिसिस। तो आपको पता है मैंने उस दिन बताया था, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है जब ग्लूकोज को हम बनाए। ठीक है, ग्लूकोज मैं बनाऊंगा लेकिन किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से बनाऊंगा। नॉन कार्बो, भाई स्पेलिंग पे मत जाओ यार, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर मैं बना रहा हूं तब मैं इसको क्या कहूंगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहूंगा। लेकिन ये तो ग्लाइकोजन से बना रहे हैं भाई साहब, यानी ग्लाइकोजन का मतलब क्या है, ये किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो यानी कि ये गलत हो गया। फिर लैक्टेट, एलानिन या ग्लिसरॉल से अगर तुम ग्लूकोज बना रहे हो तो इसको हम ग्लूकोजिनोलिसिस कहेंगे। गलत भाई, जब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हो, ग्लाइकोजिनोलिसिस यानी ग्लाइकोजन को तोड़ना, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके जब आप ग्लूकोज बनाते हैं तब हम उसको ग्लूकोजिनोलिसिस कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके खराब है, यानी कि आपके फाल्स है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आप हमारे साथ तैयारी करके गए थे तो आपको बिल्कुल करना चाहिए था। बाकी एक क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि दो स्टेटमेंट्स के बारे में आपको नहीं पता होगा, बाकी तीन स्टेटमेंट्स के बारे में हमने बार बार चर्चा किया है, तो आपको इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो कि आपके प्रोटीन को यूज किया जाता है, इसमें आपसे ये पूछा था कि कौन सा आपका
चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। तो पॉलीएक्रिलामाइड जेल इज यूज्ड टू सेपरेट स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट। ये आपकी सही बात है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर पेज हम जो करते हैं या हम एसडीएस पेज पढ़ते हैं, ये तो हम प्रोटीन्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। पेज से भी आप डीएनए को आइसोलेट कर सकते हो, लेकिन बहुत कम बेस पेयर का डीएनए होगा। ठीक है, इसीलिए हम प्रेफर क्या करते हैं, एगारोस करते हैं डीएनए के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम पेज में डीएनए को अगर सेपरेट करना चाहोगे तो नहीं होगा, होगा लेकिन बहुत कम बेस पेयर वाला डीएनए होगा। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो हम एगारोस करते हैं। तो यानी कि जो आपका इसमें आपकी जो कहानी बनेगी कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल को आप यूज कर सकते हैं स्मॉलर डीएनए को सेपरेट करने के लिए, तो ये आपका ट्रू होगा। आप समझ रहेगा, याद रहेगा। एगारोस जो होता है वो आपके लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स के लिए होता है, ट्रू। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होगा वो सेपरेट करेगा प्रोटीन को, ट्रू। तो यानी कि ए बी सी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। और इन द इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी लेंस आर मेड अप ऑफ हाई बेल्जियम ग्लास। हालांकि ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसमें बेटर आपको उतना नहीं पता होगा, बट ये इसका नहीं होता है, तो ये डी जो होगा वो इसका रॉन्ग आंसर होगा। और फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल फॉर स्टेनिंग द सैंपल विद हैवी मेटल स्टेन ओनली। यही गलत कर दिया है। हैवी मेटल स्टेन के अलावा भी आप लेड वगैरह से भी आप स्टेन कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा गूगल पे एक बार सर्च करके, तो आपको और भी एलिमेंट्स आपको दिख जाएंगे। तो डी और ई जो होंगे वो इसके गलत आंसर हो जाएंगे। तो ए बी सी जो होगा वो आपका राइट आंसर आपका निकल के आएगा। ठीक है, बाकी कुछ बातें जो मैंने आपको लगाई है इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पर्पज से, कि आपको मैं ये बता सकूं कि आपका पॉलीएक्रिलामाइड जेल और एगारोस जेल किस लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जो आपका एक बच्चों के ज़हन में रहता है कि पॉलीक्रोमाइड जेल जो है वो हम प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं कहूँगा कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर दैट फ़िल्टर करता है फॉरेन सब्सटेंस को फ्रॉम द ब्लड से, मैन्युफैक्चर करता है आपके फागोसिटिक लिम्फोसाइट को, स्टोर करता है आरबीसी को, रिलीज़ करता है ब्लड में द बॉडी व्हेन ब्लड लॉस अकर। तो यानी कि ये ऑर्गन कौन-सा है? तो ये आपका ऑर्गन स्प्लीन है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं कहूँगा। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ एक और क्वेश्चन की, जो कि आपका विटामिन बी6 के बारे में बोला गया है, जो कि आपके 3 कंपाउंड से बना है, पैरिडॉक्सल, पैरिडॉक्सॉल एंड पैरिडॉक्सिल अमीन। अब इसमें आपको बताया गया है कि ये पैरिडॉक्सिल अमीन में आपका अमाइनो ग्रुप है, तो ये सही बात है, और पैरिडॉक्सल में आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी आपका सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ से भी आप मैचिंग में ग्लाइकोलिसिस वगैरह की तरफ से आप बहुत ही आसानी के साथ आप इसको लगा सकते हैं। जैसा कि आपका पायरुवेट से आपका लैक्टेट बनता है, तो ये आपका कहाँ बनता था? लैक्टिक बैक्टीरिया या मसल्स में बनता है, तभी तो आपको फटीग आता है, पेन होता है। तो ए का सेकंड लगाना था, एक ही ऑप्शन में रखा है, बाकी और भी देख के अपना लगा लो। डी का थर्ड है, इथेनॉल जो है वो ईस्ट में होता है, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, फ्रक्टोज से मैनिटोल जो है वो आपके हेट्रोलैक्टिक बैक्टीरिया में होता है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की जो स्टोरी आती है, ये ग्लिसरोफॉस्फेट जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? एस्केरिचिया कोलाई हो जाएगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि ट्रोकोफोर लार्वा मे बी द बेस्ट प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ग्रुप। तो ट्रोकोफोर लार्वा कहाँ पे आपका मतलब किस फाइलम में आप पुट कर सकते हैं? हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये आपका प्योर जूलॉजी का है, बट ये मैं आपको बता देता हूँ, इतना मुझे भी आता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, आपने कनेक्टिंग लिंक्स पढ़ी होंगी जहाँ पे आपका एक ट्रोकोफोर आता है। इसको लर्न करने का भी मेरा एक वीडियो अवेलेबल है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है एटीएम। ठीक है, टी से क्या होता है? ट्रोकोफोर लार्वा होता है, ये आपका कनेक्टिंग लिंक होता है दो फाइलम के बीच में। एम से आपको क्या करना है? मोलस्का, और ए से आपको क्या करना है? एनेलिडा और मोलस्का के बीच में कनेक्टिंग लिंक होती है। तो बेसिकली ये आपके जो फाइलम है एनेलिडा और मोलस्का, ये क्या है? तो जब आप थोड़ा सा अगर आप आगे जाएंगे तो पैराजोवा जो होते हैं, जो कि आपके सबसे पहले वाले आ जाते हैं, जो कि आपके पॉरीफेरा को हम पैराजोवा बोलते हैं। इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट आपके और भी जो आपका क्लासिफिकेशन है उसमें आपके प्रोटोस्टोम्स आते हैं, एक आपके ड्यूटरोस्टोम्स आते हैं। इनकी कहानी क्या है ये भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा देता हूँ। प्रोटोस्टोम्स जो होते हैं इनके में क्या होता है कि ऐसे एनिमल जो होते हैं जिनमें सबसे पहले जब डेवलपमेंट होता है उसमें माउथ पहले बनता है, माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है डेवलपमेंट के समय, उनको हम प्रोटोस्टोमिया बोलते हैं। ठीक है, और ड्यूटरोस्टोमिया जो होते हैं उसमें क्या होता है कि अगर सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटरोस्टोमिया बोलते हैं। ठीक है,
ड्यूटरोस्टोम्स जो होते हैं जिसमें सबसे पहले एनस का फॉर्मेशन होता है। तो प्रो ड्यूटरोस्टोम में हम लोग आते हैं, मतलब जो आपके कॉर्डेट्स होते हैं ये हम किसमें आते हैं, ड्यूटरोस्टोम में आते हैं। और प्रोटोस्टोमिया में आपका कौन आता है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये आपके प्रोटोस्टोमिया में आते हैं। तो यानी कि एनेलिडा और मोलस्का की बात हो रही है तो ये आपका प्रोटोस्टोमिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका राइट आंसर बनेगा ये आपका प्रोटोस्टोम बनेगा। तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी, बाकी थोड़ा सा मैंने प्रयास किया है आपको जूलॉजी समझाने का। तो ये स्टोरी वहाँ से हो जाती है, तो शायद जहाँ तक मेरा मानना है कि शायद यही कॉन्सेप्ट होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपका प्रोटोस्टोमिया में आपका सबसे पहले माउथ का फॉर्मेशन होता है और ड्यूटरोस्टोमिया में आपका सबसे पहले आपका एनस बनता है, फिर माउथ बनता है। तो ये कहानी आपकी हो जाती है। तो इस तरीके से हमने जूलॉजी में भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आशा है कि यहाँ से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। चिदाक-हिगासी सिंड्रोम भी हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है? बाकी इसके पॉसिबल एक्सप्लेनेशन के लिए कभी हम फिर से इसके बारे में जब ज़िक्र करेंगे तो आपको उसके बारे में बताएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी इसके बारे में थोड़ा-सा चीज़ है तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। बाकी ये आपका लाइसोसोम लाइक डिसऑर्डर्स होता है। बेसिकली यहाँ पे नेचुरल किलर सेल्स की दिक्कत आती है। तो इस तरीके की यहाँ पे आपकी स्टोरी बन जाएगी। तो आशा है कि ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। तो हमने 4 क्वेश्चन पेपर्स को कल से आज तक में डिस्कस कर लिया है। बाकी प्रयास रहेगा कि कुछ क्वेश्चन्स आपको हम बायोटेक के भी कुछ क्वेश्चन्स आपको सॉल्व करा दें। फिर हम बैक टू नॉर्मल अपनी जैसी तैयारी कर रहे हैं, उसमें हम वापस आ जाएँगे। बाकी आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो इस वीडियो और इस चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।